गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रवीण यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका था, हमारा जो टॉपिक था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। ठीक है, तो परमाणु की संरचना में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है वो सबसे पहले हमने बोर मॉडल पढ़ा था। बोर मॉडल की हमने कमियां पढ़ी थी। बोर मॉडल की कमियों के बाद फिर हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली का डी ब्रॉगली का सिद्धांत। ठीक है, विकिरण की द्वैत प्रकृति। उस विकिरण की द्वैत प्रकृति के अंतर्गत हमने डी ब्रॉगली का समीकरण पढ़ा था। उस डी ब्रॉगली के समीकरण का निष्कर्ष यह था कि किसी भी गतिशील या किसी भी गतिमान इलेक्ट्रॉन का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है यह दो चरणों में विकसित हुई है। ठीक है, यह दो शाखाओं से विकसित हुई है। पहली इसकी शाखा को विकसित किया था हाइजेनबर्ग ने और दूसरी इसकी शाखा को विकसित किया था श्रोडिंगर ने। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, हाइजेनबर्ग के बारे में हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अर्थात हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका संवेग, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका संवेग एक साथ एक ही समय में यथार्थता से निर्धारित नहीं किया जा सकता। और इसका सूत्र था डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये सूत्र हमने पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की भौतिक संकल्पना पढ़ी थी कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा पर गति कर रहा है तो यदि हम उसकी स्थिति अथवा उसके संवेग की गणना करते हैं, यदि हम उसकी स्थिति की गणना करते हैं तब उसके संवेग में परिवर्तन हो जाता है, और यदि हम उसके संवेग की गणना करते हैं तब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, और जब दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते तब हम यथार्थता पूर्वक यह नहीं कह सकते कि वो इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित स्थान पर स्थित है या किसी निश्चित वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से यहाँ पर प्रायिकता की संकल्पना का उदय हुआ। ठीक है, प्रायिकता का मतलब है संभावना, वहां पर इलेक्ट्रॉन की संभावना व्यक्त की गई, और यही मूल आधार था परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का। ठीक है, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था श्रोडिंगर का समीकरण। ठीक है, जो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का जो दूसरी जो शाखा है वो श्रोडिंगर के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, और श्रोडिंगर ने यहाँ पर क्या किया, श्रोडिंगर ने यहाँ पर डी ब्रॉगली ने द्वैत प्रकृति दिया था और हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। तो इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रख करके किसी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरंग समीकरण दिया था, और उनका तरंग समीकरण हमने पिछले क्लास में देखा था, जो होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो साई होता है, शंकर भगवान का जो त्रिशूल जैसा चीज हमने देखा था ना, उसको कहते हैं साई। ठीक है, यह जो साई जो होता है यह 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 तरंग फलन कहलाता है। साई जो होता है वह तरंग फलन कहलाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग से संबंधित आयाम को इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। यह इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई और जेड, यह क्या है, यह अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, क्योंकि यह माना गया कि इलेक्ट्रॉन त्रिविमीय रूप से गति करता है। तो त्रिविमीय रूप से गति करता है मतलब वह तीन अक्षों के सापेक्ष गति करता है। ठीक है, फिर आता है एम 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 होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, फिर आता है एच एच होता है प्लांक स्थिरांक, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ई ई होता है निकाय की संपूर्ण ऊर्जा, वी होती है निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर श्रोडिंगर का समीकरण। ठीक है, उसके बाद फिर आता है साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ब्रॉगली का समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में आता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। श्रोडिंगर का समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है। साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता को स्पष्ट कीजिए, यह भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में
पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता क्या है? तो श्रोडिंगर के समीकरण में हमने साई को क्या बताया था? साई जो होता है वह तरंग फलन को प्रदर्शित करता है, और यह तरंग फलन उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग का, यह जो तरंग फलन होता है वह इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग का आयाम कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आयाम, इलेक्ट्रॉन की तरंग गति का जो आयाम होता है उसकी कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती है, इसकी कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती है। यस, किसी को कोई परेशानी है? यस कहिए। यस सुमित कुमार कहिए, कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सुमित कुमार, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? हेलो, हाँ कहिए। हाँ सुमित कुमार जी कहिए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है, हम यहाँ पर साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो साई जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को व्यक्त करता है, ठीक है। अगर आप पिछली क्लास अगर आप नहीं अटेंड कर पाए होंगे तो आप ये सभी नहीं पढ़ पाए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको स्लाइड से मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये है श्रोडिंगर समीकरण जिसकी गणना हमने पिछली क्लास में की थी। इस श्रोडिंगर समीकरण के बारे में हमने एक समीकरण की व्युत्पत्ति की थी, और यह समीकरण कहलाता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमने व्युत्पत्ति की थी। अब यह जो समीकरण है यही कहलाता है श्रोडिंगर समीकरण। इसमें ये जो आप यहाँ पर ये जो साई देख रहे होंगे, यह जो साई होता है वह इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन होता है। और इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन क्या कहलाता है? यह इलेक्ट्रॉन की तरंग गति से संबंधित, इलेक्ट्रॉन की तरंग से संबंधित उस तरंग का आयाम कहलाता है। अब ये जो आयाम होता है, इस आयाम की कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती है, ठीक है। तरंग फलन साई की कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगला कथन यह कहा गया कि जिस प्रकार प्रकाश किरणों के आयाम का वर्ग प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कोई प्रकाश है वह तरंगों के रूप में संचरित कर रही है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, ठीक है। यदि कोई प्रकाश विकिरणें हैं, यदि वह तरंग के रूप में संचरित होती है, तब उस तरंग गति की, तब उस तरंग में उसका आयाम भी होता है। तो यह जो आयाम होता है, इसका वर्ग, आयाम का वर्ग जितना अधिक होता है, वह प्रकाश उतनी ही ज्यादा चमकदार होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिक होने का मतलब है कि वह प्रकाश उतनी ही अधिक चमकदार होती है। आयाम के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जब हम तरंग गति पढ़ रहे थे, तरंग गति की विशेषताएं पढ़ रहे थे। उन तरंग गति की विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि तरंग का आयाम क्या कहलाता है? कि माध्य स्थिति से कणों का ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन या नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन, ठीक है। क्या कहा मैंने आयाम के बारे में? कि माध्यम के कणों का ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन या नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की दूरी उस तरंग का आयाम कहलाता है। तो यह विस्थापन जितना अधिक होगा, उसके वर्ग का मान अर्थात प्रकाश की तीव्रता, अर्थात प्रकाश की चमक उतनी ही अधिक होगी, वह प्रकाश उतना ही अधिक चमकीला होगा। तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी कल्पना की गई कि जो तरंग फलन का वर्ग है, अर्थात तरंग के आयाम का जो वर्ग है, वह इलेक्ट्रॉन की घनत्व के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। घनत्व कहने का मतलब है उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, ठीक है। वह इलेक्ट्रॉन वहां पर बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, ठीक है। तब यहाँ पर बोर के मॉडल को उन्होंने अस्वीकार कर दिया गया और अपना एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर साई स्क्वायर का मान अधिक होगा, जहां पर तरंग फलन के वर्ग का मान अधिक होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होगी,
ठीक है, और वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, परमाणु कक्षक कहते हैं। इस प्रकार जो तरंग का आयाम है इस प्रकार तरंग के आयाम का जो वर्ग है वह तरंग के आयाम का जो वर्ग है वह उसकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की संभावना को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके बाद हमने कल थोड़ी सी जानकारी ली थी परमाणु कक्षक के बारे में। ठीक है, तो परमाणु कक्षक मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय आकाश का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय आकाश का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे परमाणु कक्षक कहते हैं, उसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर दो चित्र बनाया हुआ है, बोर वर्सेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों में कुछ अंतर बता देते हैं कि जो बोर का मॉडल है उसमें यह कहा गया था कि संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान मध्य में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और दूसरा चीज उन्होंने कहा कि जो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो बोर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग को निश्चित कह दिया था, लेकिन जब हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर बढ़े तब हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत से यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका वेग निश्चित नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका वेग निश्चित नहीं है तब हम यह नहीं कह सकते कि वह इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में है या उस कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संभावना व्यक्त की गई। और देखिए दूसरे चित्र में मैंने बताया है कि जो बीच में है, जो बीच में जो धब्बा दिखाई दे रहा है आपको, गोल धब्बा, वो है परमाणु का नाभिक, और उस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन के बादल। जैसा बादल होती है ना, बादल बहुत ज्यादा कहीं पर क्या होती है, बहुत ज्यादा घना होता है और कहीं पर बहुत ही कम बादल होते हैं। तो इस प्रकार जहां पर वह इलेक्ट्रॉन के बादल अधिक होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी और उसे ही हम कहेंगे परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन आता है कि बोर की कक्षा और क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की कक्षक में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो कक्षा और कक्षक में अंतर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कक्षा जो है, कक्षा बोर की अवधारणा से लिया गया है, जबकि कक्षक परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल से लिया गया है। ठीक है, कक्षा जो है वह कक्षा परमाणु के बोर मॉडल से लिया गया है, जबकि कक्षक परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल से लिया गया है। कक्षा कक्षा जो है वह क्या है, वह परमाणु के नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि जो कक्षा जो क्या है, कक्षा एक प्रकार का वृत्ताकार पथ है जो स्पष्ट होता है कि वो वृत्ताकार पथ वहां पर स्थित है, जबकि कक्षक जो है वह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना को व्यक्त करता है। ठीक है, कक्षक जो है वह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना को व्यक्त करता है। सभी जो कक्षा होते हैं वो वृत्ताकार आकृति के होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, ये तीनों ही वृत्ताकार आकृति के हैं, जबकि परमाणु कक्षक की आकृति अलग अलग होती है जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु कक्षक की जो आकृति होती है वह अलग अलग होती है। ठीक है, पर बोर की मॉडल के अनुसार कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही तल में घूमते घूमते हैं। ठीक है, बोर की मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कक्षा में एक ही तल में घूमते हैं। ठीक है, जबकि परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में यह बताया गया, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में यह बताया गया कि जो परमाणु कक्षक होते हैं उस परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन की गति त्रिविमीय होती है। ठीक है, परमाणु बोर की कक्षा में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक ही तल में घूमते हैं, जबकि परमाणु कक्षक में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की गति त्रिविमीय होती है। ठीक है, कक्षा में एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। ये बोर के द्वारा बताया गया था। जब हम बोर मॉडल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n स्क्वायर। ठीक है, जबकि कक्षक में
किसी भी परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते। ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम नियम पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। समझ में आया? यहां तक किसी को कुछ परेशानी? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? सभी को समझ में तो आ रहा है प्रॉपर? ठीक है, आगे पढ़ें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या होता है। परमाणु के जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है उसमें क्या कहा गया था। ठीक है, तो पहले ही मैंने बता दिया था कि परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल 2 शाखाओं में बटा हुआ है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत और दूसरा है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि जो परमाणु है उनमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है। यहाँ पर क्वांटित कहने का मतलब यह नहीं है जो हमने बोर के मॉडल में पढ़ा था। बोर के मॉडल में हमने क्वांटित मतलब पढ़ा था कि ऊर्जा का मान स्थिर होना। यहाँ पर क्वांटित का मान ये है कि उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ विशेष मान हो सकते हैं। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ विशेष मान होते हैं, वो स्थिर नहीं होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी तरंग गति में हमने पढ़ा था, तरंग तरंग प्रकृति और कण की प्रकृति में हमने पढ़ा था, द्वैत प्रकृति में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन फोटोन का अवशोषण और उत्सर्जन तरंगों के रूप में नहीं करते बल्कि कण के रूप में करते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में यही कहा गया कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात उसके कुछ विशेष मान होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अवशोषण होता है, सॉरी अस्तित्व होता है। जो ऊर्जा स्तर है उनका यहाँ पर भी अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों के कारण इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति होती है और कण की प्रकृति होती है। तो कण की प्रकृति मैंने बताया था कि कण की प्रकृति का मतलब है कि उसकी ऊर्जा का मान क्वांटित होगा। ठीक है, उसकी ऊर्जा का मान क्वांटित होता है, लेकिन उसमें तरंगों का भी गुण पाया जाता है। तो तरंगों का गुण पाया जाता है, इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, वो कम ऊर्जा से ऊपर वाले और ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। तो ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है कहने का मतलब ये है कि इन ऊर्जा स्तरों को बताया था श्रोडिंगर के तरंग समीकरण ने, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे परमाणु कक्षकों के सॉरी क्वांटम संख्याओं के रूप में हम पढ़ेंगे कि ये ऊर्जा स्तर क्या होते हैं और कहाँ से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यह तो दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण ही इलेक्ट्रॉनों के तरंग प्रकृति के कारण ही क्वांटित ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है, जो कि श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है हाइजेनबर्ग का निश्चितता से था। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी भी गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग का एक ही साथ एक ही समय में यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग का यथार्थता पूर्वक एक साथ एक ही समय में निर्धारण नहीं कर सकते हैं। चौथा इसका पॉइंट था जो श्रोडिंगर समीकरण से आया था कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय आकाश का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी उसे परमाणु कक्षक कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने कहा था श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय आकाश का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। ठीक है, पांचवें पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता। साई है वह इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन कहलाता है, और कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है यदि वह गति कर रहा है तब उसके साथ तरंग स्थित होता है या उसके साथ तरंग संलग्न होता है, और उस तरंग का आयाम ही कहलाता है इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन। तो इस तरंग फलन की भौतिक सार्थकता कुछ भी नहीं होती है, जबकि इसके वर्ग की भौतिक सार्थकता होती है। ठीक है, तो वर्ग की भौतिक सार्थकता क्या कहलाता है कि किसी भी परमाणु में
किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता। पांचवा पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए, मैंने वहां पर लिखा है कि किसी भी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। पांचवा पॉइंट मैंने लिखा है कि किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात जहां पर साई स्क्वायर का मान अधिक होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा। घनत्व अधिक कहने का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाने की संभावना अधिक होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होगी। तो यह है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या था। तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वह क्वांटित होती है। क्वांटित कहने का मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के कुछ निश्चित मान होते हैं। यह दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की कण की प्रकृति को। दूसरा पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में तरंग की प्रकृति भी पाई जाती है, जिसके कारण उनमें क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर का अस्तित्व होता है। अर्थात उसमें निश्चित ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं और यह ऊर्जा स्तर श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के पश्चात ही से हम इनकी उपस्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग का एक साथ एक ही समय में यथार्थता पूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट मैंने बताया है कि किसी भी नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय आकाश का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। पांचवा पॉइंट मैंने बताया था कि परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों के उपस्थित होने की प्रायिकता, या परमाणु में किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होने की संभावना उसके साई स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात साई स्क्वायर के वर्ग का मान जहां पर अधिक होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी अधिकतम होगी। ठीक है, यह है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। समझ में आया परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या है? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल आप लोगों को समझ में आया सभी को? ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। ठीक है, क्वांटम संख्या क्या होती है? तो जैसा कि हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत में कहा गया कि ये देखिए, जब तक हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पढ़ेंगे हम ये पूरा पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ये केवल इसी के ही आसपास ही घूमेगी। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? तो क्वांटम संख्याएं ये होती है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के सापेक्ष कुछ स्थिति पर होती है। ठीक है भाई, हमने तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत में कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग की गणना नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों की एक साथ नहीं की जा सकती, लेकिन दोनों की अलग अलग तो की जा सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक के सापेक्ष कुछ स्थिति होती है, अर्थात वो नाभिक के सापेक्ष या नाभिक के आसपास किसी एक स्थान पर स्थित होता है और उसकी कुछ ऊर्जा भी होती है। जैसा कि हमने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में पढ़ा है कि जो परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है। तो क्वांटित कहने का मतलब यह है कि उसके कुछ निश्चित मान होते हैं, अर्थात मतलब उसकी कुछ निश्चित ऊर्जा भी होती है। ठीक है, और ये दोनों ही गुण, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये दोनों ही स्थिति उस इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताता है। ठीक है, यह दोनों ही स्थिति उस इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताता है और इसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था को दर्शाने के लिए हमें कुछ संख्याओं की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने क्वांटम संख्याओं के बारे में कि किसी परमाणु में नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की कुछ स्थिति होती है और उसकी कुछ एक निश्चित ऊर्जा होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी परमाणु में नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की कुछ स्थिति होती है और उसकी कुछ
ऊर्जा होती है, ठीक है। और ये दोनों ही गुण उसकी स्थिति और उसकी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताते हैं, ठीक है। वह उस इलेक्ट्रॉन की क्या बताए, अवस्था को बताए। तो यह जो अवस्था है, इस अवस्था को दर्शाने के लिए या इस अवस्था को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ संख्याओं की जरूरत पड़ती है और यह संख्याएं कहलाती हैं क्वांटम संख्याएं। यह जो क्वांटम संख्या होती है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को व्यक्त करती है, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्वांटम संख्या कहलाती है। ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। देखिए ये अभी जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, ये आप लोग सब क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो वही मैं धीरे धीरे आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या या ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इनमें से जो पहली 3 क्वांटम संख्याएं हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये तीनों ही श्रोडिंगर समीकरण से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये 3 क्वांटम संख्या हमें श्रोडिंगर समीकरण से ही प्राप्त होता है, जबकि चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन से प्राप्त हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहने का मतलब है कि यदि कोई परमाणु है, यदि उस परमाणु के स्पेक्ट्रम का अध्ययन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं, तब उससे हमें यह चौथी क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या प्राप्त होती है। तो इन्हीं क्वांटम संख्याओं के बारे में डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्वांटम संख्या क्या होती है, कि किसी भी परमाणु में नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की कुछ स्थिति होती है और वह इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा से युक्त होती है। तो ये दोनों गुण इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन की अवस्था कहते हैं, या वह इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताता है। और इसी इलेक्ट्रॉन की अवस्थाओं को दर्शाने के लिए हमें कुछ संख्याओं की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। यह जो क्वांटम संख्या है वह 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी या ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। इनमें से जो पहली की 3 क्वांटम संख्याएं हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये तीनों क्वांटम संख्याएं हमें श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त होती हैं, जबकि चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए हम इन्हीं क्वांटम संख्याओं के बारे में अभी कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी लेटर के स्मॉल n के द्वारा हम मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यह जो क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है, वो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और उसकी ऊर्जा को बताता है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और उसकी ऊर्जा को बताता है। अर्थात यह बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के कौन से कोश में स्थित है, ठीक है। यह मुख्य क्वांटम संख्या बताता है कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन की कौन सी कक्षा में या कौन सी कोश में उपस्थित है, ठीक है। और उसके साथ साथ यह ऊर्जा का भी मान बताता है। जैसा कि हमने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के पहले ही पॉइंट में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत कहने का मतलब है कि उसकी ऊर्जा के कुछ निश्चित मान होते हैं। तो इस ऊर्जा का निश्चित मान यहाँ पर इस समीकरण के द्वारा बताया गया है। तो देखिए जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां पर मैंने ऊर्जा के इस निश्चित मान का वैल्यू लिखा है, E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के मान के बारे में बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो स्मॉल एन है, यह स्मॉल एन ही कहलाती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसका मान 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक हो सकता है, लेकिन इसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि n जो है, क्योंकि देखिए
ठीक है, देखिए यहाँ पर n जो है वह n कहलाता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। और कक्षा का मान तो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कक्षा का मान हमेशा 1 2 3 4 5 या अनंत होगा। ठीक है, ऐसे ही 7 8 9 10 11 12 से लेकर के अनंत तक हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए n का मान होता है 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। m, स्मॉल m कहलाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित होता है 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम। ई, स्मॉल ई मैंने लिखा हुआ है, स्मॉल ई कहलाता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान भी निश्चित होता है, जिसका मान होता है -1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। जेड, कैपिटल जेड होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है ये भी हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जेड होता है परमाणु क्रमांक। स्मॉल एन मैंने बता दिया, स्मॉल एन है मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान 1 2 3 4 5 होता है। एच, एच होता है प्लांक स्थिरांक। एन के एच क्या है, एच है प्लांक स्थिरांक जिसका मान होता है 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, प्लांक स्थिरांक होता है 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। तो ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को बताता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को बताता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को n के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। n का मान यहाँ पर n होती है मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक होता है। अर्थात यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में या कौन से कोश में उपस्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ निश्चित मान होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है। और उस क्वांटित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए एक सूत्र दिया गया था, वो होता है E इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निश्चित होता है 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम। E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। Z होता है परमाणु क्रमांक। n है धन पूर्णांक संख्या जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसका मान 1 2 3 4 से लेकर के कुछ भी हो सकता है। H होता है प्लांक स्थिरांक जिसका भी मान नियत होता है, इसका मान होता है 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। तो इस सूत्र के उपयोग करके हम किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ठीक है, यह जो सूत्र दिया गया है, इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या। नेक्स्ट फिर आता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या या ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या या ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होती है वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों तरफ घूमते रहता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों तरफ घूमेगा तो उसमें क्या होगी, उसमें संवेग उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जब बोर का मॉडल पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि संवेग और कोणीय संवेग में क्या अंतर है। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे संवेग के बारे में। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु है, ठीक है, यदि कोई वस्तु है वह किसी सरल रेखा पर गति कर रही है, यदि कोई वस्तु है यदि वह सरल रेखा पर गति करती है तो उस समय उस स्थिति में उसमें रेखीय संवेग उत्पन्न होता है। और रेखीय संवेग क्या होती है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल रेखीय संवेग कहलाता है। यदि कोई वस्तु है, यदि वह सरल रेखा में गति करता है तब उस पर रेखीय संवेग उत्पन्न होता है और उस रेखीय संवेग का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यदि दूसरी स्थिति में कहूं कि यदि कोई वस्तु है वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, यदि वो किसी वृत्ताकार पथ पर गोल गोल घूम रहे हैं तब उस वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण उसमें कोणीय संवेग उत्पन्न होता है।
ठीक है। यह जो कोणीय संवेग होता है वो यह जो कोणीय संवेग होता है वह कोणीय संवेग उसके ठीक है, यह जो रेखीय संवेग होता है वह जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि वह वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसमें भी कोणीय संवेग उत्पन्न होगा, और यह जो कोणीय संवेग होता है यह जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर द्विगंशीय क्वांटम संख्या में यह बताया गया कि जो कोई जो इलेक्ट्रॉन है यदि वह वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण उनमें कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये कोणीय संवेग के मान भी क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत कहने का मतलब यह है कि इसके कुछ विशेष मान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वांटीकृत कहने का मतलब ये है कि कोणीय संवेग के कुछ विशेष मान होंगे। अब यह जो विशेष मान है इसे हम अन्य क्वांटम संख्या स्मॉल एल के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे हम किसके द्वारा व्यक्त करें? अंग्रेजी के स्मॉल एल के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या या ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। समझ में आया ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या क्या है? ठीक है, अब उसके पश्चात यदि एक इलेक्ट्रॉन है, यदि उसका कोणीय संवेग होता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, यदि उसमें कोणीय संवेग होता है तो उस कोणीय वेग की गतिज ऊर्जा भी होती है। कोणीय संवेग मैंने बताया था, कोणीय संवेग क्या है? कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण का गुणनफल कहलाता है कोणीय संवेग। तो यदि कोणीय वेग है तो उस कोणीय वेग की कुछ गतिज ऊर्जा भी होगी, और यह गतिज ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के द्वारा निर्धारित और संयमित होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने यहाँ पर कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि वह इलेक्ट्रॉन में कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है, तो कोणीय संवेग होने का मतलब ये है कि उसकी कुछ ना कुछ कोणीय वेग होगा। ठीक है, क्योंकि कोणीय संवेग होता है कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो उसमें कुछ कोणीय वेग होता है, और इस कोणीय वेग की कुछ ऊर्जा होती है जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यह जो गतिज ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा के द्वारा निर्धारित होगी, क्योंकि कुल ऊर्जा का मान क्या होता है? कुल ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा सीधे सीधे कुल ऊर्जा से संबंधित है, और कुल ऊर्जा के मान को हमने किस में देखा था? हमने मुख्य क्वांटम संख्या में देखा था कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को बताता है। तो इस प्रकार से द्विगंशीय क्वांटम संख्या जो होती है वह मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या भी मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, और इस मुख्य क्वांटम द्विगंशीय क्वांटम संख्या के लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का जो मान है उसे हम इस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसा कि आप अपनी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैपिटल L इज इक्वल टू रूट ओवर L L+1 इंटू H अपॉन 2 पाई। है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैपिटल L इज इक्वल टू रूट ओवर L L+1 इंटू H अपॉन 2 पाई। तो देखिए यहाँ पर जो कैपिटल L है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। कैपिटल L जो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। स्मॉल एल कहलाता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसके मान 0 से लेकर के n-1 तक होता है। ठीक है, एस एल का मान, द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर के n-1 तक होता है। अर्थात यदि n का मान 1 है, n का मान कभी भी 0 नहीं होगा, तो n का मान यदि 1 है तो l का मान होगा 0। यदि n का मान 2 है तो 0 से लेकर के n-1 तक, तो पहला मान 0 होगा, दूसरा मान 1 होगा। इस प्रकार से l के मान भी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मान कैसे परिवर्तित होते हैं। तो देखिए मैंने वहां पर क्वांटम नंबर लिखा है L इज इक्वल टू 0। जब L का मान 0 होता है, तो जब L का मान यहाँ पर 0 होता है तब N का मान जो होता है वह S कक्षा को निरूपित करता है, सॉरी S उपकोष को निरूपित करता है। S जो होता है वो S उपकोष कहलाता है। इस शुरू में देखिए ऊपर में यहाँ पर मैंने L बराबर लिखा हुआ है। देखिए इंग्लिश को देखकर क्या घबराइए मत, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, ये केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस उसको समझते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, जब L का मान 0 होता है तब हम उसे S उपकोष या S उपकक्षा या S कक्षक कहते हैं। ठीक है, जब L का मान 1 होता है तब हम उसे P उपकोष का नाम देते हैं। जब n का मान 2 होता है तब हम उसे D उपकोष कहते हैं। n का मान 3 होता है तब हम उसे F उपकोष कहते हैं, और इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाता है।
ठीक है, तो चलिए एक बार हम नीचे में जो सारणी बनाए हैं उस सारणी से हम उसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो जब हम n का मान जब n का मान 2 होता है तब l के 2 मान हो सकते हैं शून्य से लेकर के n-1 तक, शून्य से लेकर के n-1 तक। तो देखिए n का मान 2 है मतलब l के 2 मान होंगे शून्य और 1, n-1 मतलब 1। ठीक है, कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 0 और 1, तो 0 जो कहलाता है वो s उपकोष को निरूपित करता है और 1 जो होता है वो p उपकोष को निरूपित करता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2s, 2 होता है n का मान और s होती है उसकी उपकोष को, एस उपकोष को दर्शाता है। वैसे ही यदि 1 जो होता है वो p उपकोष को दर्शाता है तो हम इसे भी 2p लिखते हैं। वैसे ही जब n का मान 3 होता है तब l के 3 मान होते हैं 0, 1 और 2। 0 कहलाता है 3s, 1 कहलाता है 3p और 2 कहलाता है 3d। ठीक है, 4 जब n का मान 4 होता है तब l के यहाँ पर 3 मान हो सॉरी n के यहाँ पर 4 मान हो सकते हैं, वो होता है 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो 0 कहलाता है 4s, 1 कहलाता है 4p, 2 कहलाता है 4d और 3 कहलाता है 4f। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कक्षा को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि 3D कक्षक का अस्तित्व होता है जबकि 2D का अस्तित्व क्यों नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या क्वेश्चन कहा। मैंने यहाँ पर कहा कि 3D कक्षक का अस्तित्व होता है परंतु 2D कक्षक का अस्तित्व क्यों नहीं होता। यहाँ पर कहीं पर आपको मैंने 2D लिखा हुआ कहीं पर लिखा है क्या, 2s और 2p, इसके बाद वो खत्म हो गई वो कक्षा। ठीक है, उसके बाद वो स्टार्ट होती है 3s, 3p और 3d, फिर वो वहां पर भी खत्म हो जाती है और होती है 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 3D का तो अस्तित्व होता है लेकिन 2D का अस्तित्व क्यों नहीं होता, कोई बता पाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं उनमें से कोई इसका आंसर बता पाएगा। हाँ भाई, कोई कोई जो भी कनेक्टेड है कोई आंसर बता पाएंगे। यस सुमित कुमार बताइए। हाँ जी सुमित कुमार जी, आप कुछ बता पाएंगे। हेलो, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर। हाँ सुमित कुमार जी बताइए। हाँ जी, मेरा यहाँ पर क्वेश्चन था कि 3D का अस्तित्व होता है परंतु 2D का अस्तित्व नहीं होता, बताइए क्यों। नहीं पता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। और भी कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे इसका आंसर क्या होता है। और कोई बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होता है कि 3D कक्षक का अस्तित्व होता है परंतु 2D का नहीं होता, क्यों नहीं होता। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस मोबाइल स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है कि जब n का मान 2 होता है, जब n कहने का मतलब है कि मुख्य क्वांटम संख्या, जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 होता है तब l के केवल 2 ही मान हो सकते हैं। l के केवल 2 ही मान हो सकते हैं शून्य से लेकर के n-1 तक। ठीक है, शून्य से लेकर के n-1 तक। तो जब n का मान 2 है तो l के भी केवल 2 ही मान होंगे, शून्य और 1। ठीक है, शून्य और 1। तो शून्य कहलाता है s कक्षक को और 1 निरूपित करता है p कक्षक को। ठीक है, तो जब n का मान 2 है तो l के केवल 2 ही मान होंगे जिसका मान 2s और 2p होता है, इसलिए यहाँ पर 2D का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जबकि 3 के यहाँ पर 3 मान हो सकते हैं, शून्य, 1 और 2।
1 और 2, शून्य, एक और दो। तो शून्य के लिए एस कक्षक, एक के लिए पी और दो के लिए डी कक्षक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3D कक्षक का अस्तित्व होता है, 2D कक्षक का अस्तित्व नहीं होता। ठीक वैसे ही एक और क्वेश्चन बनता है कि 4f का अस्तित्व होता है किंतु 4f का अस्तित्व होता है किंतु 3f का अस्तित्व क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर भी इसका आंसर भी बिल्कुल वही है कि जब n का मान 3 है तो l का मान शून्य से लेकर के n-1 तक अर्थात शून्य, एक और दो होता है। ठीक है, शून्य, एक और दो होता है। तो इसलिए यहाँ पर 3f कक्षक का अस्तित्व नहीं होता। जबकि n बराबर यदि 4 हो तो l के 4 मान हो सकते हैं, शून्य, एक, दो और 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4f का भी अस्तित्व पाया जाता है। समझ में आया द्विगंशी क्वांटम संख्या। एक बार मैं इस द्विगंशी क्वांटम संख्या को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये होता क्या है। तो जो जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के ना, ठीक है, जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो परमाणु है, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो जब वो नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं, उस नाभिक की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उस परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। ठीक है, कोणीय संवेग के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस वृत्ताकार पथ पर गति करने के कारण उसमें कोणीय संवेग होता है, और कोणीय संवेग होता है कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कोणीय संवेग का मान भी क्वांटीकृत होता है। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान भी क्वांटीकृत होता है, अर्थात उसके कुछ निश्चित मान होते हैं। इस निश्चित मानों को हम द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी के स्मॉल एल के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि उसमें कोणीय संवेग होता है, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कोणीय वेग हो रहा है, तभी वो कोणीय संवेग हो रहा है। और यह कोणीय वेग सीधे संबंधित होता है गतिज ऊर्जा से, और गतिज ऊर्जा सीधे संबंधित होता है उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा से। ठीक है, यह जो कोणीय संवेग जो होता है वह कोणीय वेग से संबंधित होता है, और कोणीय वेग गतिज ऊर्जा से संबंधित होती है, और गतिज ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा से संबंधित होती है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को हम मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग क्वांटित है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निश्चित होती है, कुछ निश्चित मान होते हैं, तो उसको हम इस समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मान होता है कैपिटल L इज इक्वल टू रूट ओवर L प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल L जो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, स्मॉल l जो होता है वो कहलाता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसका मान शून्य से लेकर के n-1 तक होता है, शून्य से n-1 तक होता है। और h होता है प्लैंक नियतांक, जिसका मान मैं और कई बार बता चुका हूँ, 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यदि L का मान शून्य हो तब वह निरूपित करता है S उप कक्षा को या S उप कोश को। यदि L का मान 1 होता है तो वो P उप कोश को निरूपित करता है। यदि L का मान 2 होता है तो वो D उप कोश को निरूपित करता है। उसी प्रकार L का मान यदि 3 होता है तब वह F उप कोश को निरूपित करता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि n के प्रत्येक मान के लिए L के कितने कितने मान हो सकते हैं। तो देखिए जब n का मान 2 होता है तब L के भी दो मान होते हैं, 0 और 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि L का मान n पर निर्भर करता है, जिसका मान होता है 0 से n-1 तक। तो इस प्रकार L के दो मान होते हैं, 0 और 1। तो 0 जो होता है उसे हम 2s कक्षक को निरूपित करता है, 2s उपकोश को निरूपित करता है, और 1 जो होता है वो 2p उपकोश को निरूपित करता है। उसी प्रकार यदि n का मान 3 हो तो L के 3 मान होते हैं, 0, 1 और 2। 0 जो होता है वो 3s उपकोश को निरूपित करता है, 1 जो होता है वो 3p उपकोश को निरूपित करता है, और 2 जो होता है वो 3d उपकोश को निरूपित करता है। उसी प्रकार जब n का मान 4 होता है तब L के भी 4 मान होते हैं, 0, 1, 2 और 3। 0 जो होता है वो 4s उपकोश को, 1 जो होता है वो 4p उपकोश को,
2 जो होता है वो 4d उपकोष को, और 3 जो होता है वो 4f उपकोष को निरूपित करता है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 3d कक्षक का अस्तित्व होता है जबकि 2d कक्षक का नहीं, क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी हम वैसे ही देंगे कि जब n का मान 2 होता है तो l के मान भी केवल 2 ही संभव हो सकते हैं, 0 और 1। तो इस प्रकार से 2d कक्षक का अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि 4f कक्षक का अस्तित्व होता है परंतु 3f का नहीं, क्यों? तो इसे भी हम वैसे ही आंसर देंगे कि जब n का मान 3 होता है तो l के भी 3 मान होते हैं, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। तो 0, 1 और 2 कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3f कक्षक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है द्विगांशीय क्वांटम संख्या या ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। इसमें किसी को कोई परेशानी है या किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं तीसरा आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है? तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जो आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए जब हम ये देखिए पहले मैंने आपको कर्सर दिख रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये जो तीर का जो निशान है ना वो दिख रहा है आपको। यदि वो तीर का निशान है उसको आप देख पा रहे होंगे तो देखिए सबसे नीचे की ओर मैंने बनाया हुआ है ए, सबसे नीचे की ओर मैंने यहाँ पर नीले कलर में लिखा हुआ है ए। ये जो ए जो कहलाता है ये कहलाता है इस परमाणु का स्पेक्ट्रम। ये क्या है? ये परमाणु का स्पेक्ट्रम है। इस परमाणु के स्पेक्ट्रम को जब हम चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, ठीक है, जब इन रेखाओं को या ये जो स्पेक्ट्रम है जब हम इसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर बी बनाया हुआ है दूसरा स्ट्रक्चर। ये जो स्पेक्ट्रम है इनका और भी पतली पतली रेखाओं में विभाजन हो जाता है, अर्थात वो और पतली पतली रेखाओं में बढ़ जाती हैं। फिर यदि ये जो रेखाएं हैं यदि हम इसे और भी अधिक क्या कहें चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ काली काली रेखाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम बोर के मॉडल पढ़ रहे थे तो बोर के मॉडल में मैंने आपको एक प्रभाव बताया था, जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। ठीक है, तो जीवन प्रभाव क्या होता है कि किसी परमाणु के द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम को, किसी परमाणु के द्वारा प्राप्त विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को यदि चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तब उन रेखाओं का पतली पतली रेखाओं में विभाजन हो जाता है जिसे हम कहते हैं जीवन प्रभाव। ठीक वैसा ही होता है स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव क्या होती है? जब किसी परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तब विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो भी पतली पतली रेखाओं में बढ़ जाती हैं जिसे हम कहते हैं स्टार्क प्रभाव। तो इसी जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव जिसकी व्याख्या बोर के मॉडल में नहीं हो पाई थी उसकी व्याख्या इस परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में की गई है चुंबकीय क्वांटम संख्या के रूप में। ठीक है, अब समझ में आया कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ये क्यों पढ़ाया ये चैप्टर। देखिए आपका जो सिलेबस है वो केवल विकिरण की द्वैत प्रकृति से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाया था। कहाँ से पढ़ाया? मैंने आपको डाल्टन के परमाणु मॉडल से पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, रदरफोर्ड के मॉडल, ये सभी मॉडल मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो ये मैंने आपको इसीलिए पढ़ाए हैं ताकि आप जब क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पढ़ें तो आपको आगे की जितनी भी जो पढ़ाया हुआ चीज है वो सभी आपको यहाँ पर याद आता जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये पहले से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जीवन प्रभाव की जो व्याख्या है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो वो कैसे स्पष्ट किया गया है देखिए, तो मैंने अभी भी बताया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज मेरी सुनाई दे रही है आप लोगों को? स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को, जब कोई विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, जब हम उसको किसी परमाणु का जब हम कोई स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं,
ठीक है। जब हम किसी परमाणु का कोई स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं और उस स्पेक्ट्रम को हम किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, तो क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं वो छोटी छोटी रेखाओं में बढ़ जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन को हम कहते हैं जीवन प्रभाव। ठीक है। अब ये जीवन प्रभाव क्यों होता है? तो जीवन प्रभाव इसको हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप केवल कल्पना करिए, ये सभी चीज काल्पनिक है, इसको आप कहीं पर भी आप देख नहीं सकते। ठीक है, ये सभी काल्पनिक है। तो काल्पनिक कहने का मतलब ये है कि आप इसको केवल कल्पना कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो आप एक कल्पना करिए कि यदि मान लीजिए कोई एक परमाणु है, उस परमाणु के मध्य में कोई नाभिक है और उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहे हैं। ठीक है, कोई परमाणु है, उस परमाणु में नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो गति करता है तब उसके द्वारा भी एक वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जैसा कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। जैसे कि कोई कुंडलिनी होती है, आप 11वीं में फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, यदि कोई एक तार की कुंडलिनी है, यदि हम एक कॉपर की तार, कॉपर का एक जो वायर होता है, तांबे की तार होती है, यदि उस तांबे की तार की कुंडलिनी बनाए और उस कुंडलिनी में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो आप देखेंगे कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, फेराडे का, ये फेराडे का नियम है। ठीक है, जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है यह भी ठीक वैसे ही व्यवहार करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों तरफ घूमता है, तब एक कुंडलिनी में प्रवाहित विद्युत धारा के समान भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यदि इस जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ठीक है, परमाणु के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है यदि हम किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है वो त्रिविमीय आकाश में एक विशेष विन्यास प्राप्त कर लेता है। वह क्या करता है? वह त्रिविमीय आकाश में एक विशेष विन्यास प्राप्त कर लेता है जिसका मान क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत कहने का मतलब यह है कि वहां पर उसकी ऊर्जा के या वहां पर उस विन्यास के कुछ निश्चित मान होते हैं। ठीक है, अब यही कहा गया है परमाणु कक्षक के कॉन्सेप्ट में कि वह निश्चित क्षेत्र, त्रिविमीय आकाश का वह निश्चित क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होगी उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। अब समझ में आया आपको परमाणु कक्षक कहां से आया और जीवन प्रभाव को हमने परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में स्पष्ट कैसे किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसको मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। कि जब हम यहाँ पर आप चित्र से देख पा रहे होंगे कि जीवन प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़े थे कि यदि हम किसी परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं वो और पतली पतली रेखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिसे हम जीवन प्रभाव कहते हैं। अब ये जो जीवन प्रभाव है ये क्यों होता है, इसकी व्याख्या परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में इस प्रकार से की गई कि कोई नाभिक के चारों तरफ घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वह घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिस प्रकार जो यदि हम तांबे के तार को यदि हम एक कुंडली बना दें और उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह विद्युत धारा भी उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी जिस प्रकार से परमाणु में नाभिक के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन करता है। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र को जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिविमीय आकाश में एक विशेष विन्यास ग्रहण कर लेता है और इसी विशेष विन्यास का जो मान होता है वो क्वांटीकृत होता है और इसी का कॉन्सेप्ट दिया, इसी का परिणाम है परमाणु कक्षक का कॉन्सेप्ट। परमाणु कक्षक का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि त्रिविमीय आकाश का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर उप ऊर्जा की या उप ऊर्जा कोश की अवधारणाएं हुई कि ये जो उप ऊर्जा कोश है या ये जो उप ऊर्जा कोश है यह क्या करती है, यह
यह जो होती है, ये जो उप ऊर्जा स्तर के जो मान है या ये जो कक्षक के जो मान है, ये द्विअंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। और इसका मान क्या होती है? तो इसका मान क्या होती है, देखिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र में ये जो कक्षाएं होती हैं, ये विभिन्न दिशाओं में विन्यसित होती है। और जब ये विभिन्न दिशाओं में विन्यसित होंगी तो इनकी ऊर्जाओं में भी थोड़ी थोड़ी अंतर आ जाती है। ठीक है, तो इसे हम अंग्रेजी के m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो मान है चुंबकीय चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान है, ये द्विअंशी क्वांटम संख्या L के मान पर निर्भर करती है। ठीक है, और इसके मानों की गणना करने के लिए एक सूत्र होता है 2l+1। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके स्वीकृत मान होते हैं 2l+1। ठीक है, अर्थात इसके स्वीकृत मान 2l+1 के बराबर होता है, जिसे हम लेते हैं -l से +l तक, -l से शून्य को लेते हुए +l तक। ठीक है, -l से +l तक शून्य को लेते हुए। तो देखिए हम इसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए जब n का मान 1 हो, यहाँ पर ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है ना, इस चार्ट को आप देखिए, जब n का मान 1 होता है तब l का मान भी एक ही होता है जिसका मान 0 होता है। जब l का मान 0 है तो m के कितने मान होंगे? तो m के भी एक ही मान होंगे। ये 2l+1 में आप मान रखिए, आंसर आएगा 1। वो एक मान होता है 0, -l से +l तक, अर्थात 0। ठीक है, अब यदि 0 है तब वहां पर हम उसे 1s के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमने उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया? 1s के द्वारा प्रदर्शित किया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। 1s के द्वारा निरूपित किया। जब n का मान 2 है तो l के दो मान होंगे 0 और 1। ठीक है, तो जब l का मान 0 होता है तब उसका m का मान 1 होता है और वो होता है 0। ठीक है, और इस शून्य को हम s कक्षक के द्वारा निरूपित करते हैं, इसे भी हम लिखेंगे 2s। ठीक है, अब देखिए जब l का मान 1 है तब यहाँ पर हम इसे कहते हैं p कक्षक के द्वारा, और ये होता है 2p। तो ये जो 2p कक्षक जो होता है, जब ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये 3 अलग अलग कक्षकों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम निरूपित करते हैं -1 0 +1 के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सूत्र है 2l+1, इसमें आप l का मान 1 रखिए, देखिए तो आपको मान मिलेगा 3, अर्थात उसके 3 मान होंगे -l से +l तक, -1 0 और +1। ये 3 वैल्यू हुए, -1 0 और +1। इन जो 3 मान हैं इसे हम p उपकोष के द्वारा निरूपित करते हैं, और ये कक्षक होते हैं px py और pz। क्या कौन कौन से कक्षक होते हैं? ये होते हैं px py और pz। तो ये जो कक्षा होती है, इन कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वो लगभग समान होती है, लेकिन बस उनकी ऊर्जाओं में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर पाया जाता है। तो इन कक्षाओं को हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक। ठीक है, जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है उसे हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक। समझ में आया? जिन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का मान लगभग बराबर होता है उसे हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक। लेकिन इनकी ऊर्जा में केवल थोड़ी थोड़ी ही अंतर होती है, केवल बहुत ही थोड़ा अंतर पाया जाता है। इसी कारण ही ये जो होते हैं ये अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभाजित हो जाते हैं। समझ में आया ये पी कक्षक हमें कैसे प्राप्त हुआ? समझ में आया? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है इसमें कि ये पी कक्षक हमें कैसे प्राप्त हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जब यहाँ पर n का मान 3 हो, तो जब n का मान 3 होता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए जब n का मान 3 होता है तो l का भी 3 मान हो सकते हैं, 0 1 और 2। ठीक है, शून्य से लेकर के n-1 तक, 0 1 और 2। तो जब l का मान 0 होता है तो वो कहलाता है s उपकोष। ठीक है, s उपकोष जिसे हम 3s के द्वारा निरूपित करते हैं। 1 होता है तो वह कहलाता है p उपकोष, जिसे हम 3p के द्वारा कहते हैं। जब l का मान 2 होता है तो जब l का मान 2 होता है तब वो कहलाता है d कक्षक। अब देखिए जब हम इस समीकरण में 2l+1 में l का मान 2 रखते हैं तब हमें क्या मान प्राप्त होगा? तब इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 5। अर्थात यहाँ पर 5 मान हो सकते हैं, m के 5 मान हो सकते हैं। और वो 5 मान कहां से कहां तक होते हैं? तो -l से +l तक, अर्थात -2 -1 0 +1 और +2। ये 5 मान हुए, -2 -1 0 +1 और +2। ये 5 वैल्यू हुए, और ये जो 5 वैल्यू हैं ये कहलाते हैं 5 कक्षकों को निरूपित करते हैं।
ठीक है। तो इन 5 कक्षकों की जो ऊर्जा होती है इनमें भी केवल थोड़ा-थोड़ा ही अंतर होता है और इसी के कारण ही ये इन 5 अलग-अलग स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभाजित हो जाती हैं या 5 कक्षकों में विभाजित हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं 3D कक्षक। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, इसकी कक्षकों की आकृति अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। कक्षकों की आवृत्ति तो कक्षकों की आकृति में हम पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही सॉरी ठीक वैसे ही जब n का मान 4 होता है, जब n का मान 4 होता है तो l के मान हो सकते हैं 4 माइनस 0 से लेकर के n माइनस 1 तक, अर्थात 0 1 2 3 0 0 1 2 3 4 मान हुए। जब 0 होता है तो वो 4s को निरूपित करेगा, 1 होता है तो वो 4p को निरूपित करेगा, 2 होता है तो 4d को, और जब 3 होता है तब ये जो समीकरण है 2l प्लस 1, इसमें l का मान यदि हम 3 रखें तो ये मान प्राप्त होता है हमें 7। तो 7 मान प्राप्त होने का मतलब ये है कि m के 7 मान होते हैं माइनस एल से प्लस एल तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये 7 मान होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये 7 मान होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये 7 अलग-अलग कक्षकों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, ये कहलाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। समझ में आया चुंबकीय क्वांटम संख्या? अब होता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये कहलाता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो भी बहुत सारे समीप की रेखाओं के समूह होती हैं। तो हम फिर से वापस की ओर चलते हैं। देखिए ये जो चित्र है इसमें मैंने ए जो बनाया हुआ है ये होता है स्पेक्ट्रमी रेखाएं। ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं यदि हम इसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें तो ये छोटी-छोटी रेखाओं में विभाजित हो जाती हैं। यदि ये जो छोटी-छोटी रेखाएं हैं इसको भी हम और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं सी से, तो ये भी और पतली-पतली रेखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से। ठीक है, तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है देखिए, तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी बहुत सारी छोटी-छोटी रेखाओं से, पतली-पतली रेखाओं से मिलकर के बनी होती हैं। तो इसकी व्याख्या करने के लिए 2 साइंटिस्ट थे, उल्हेनबेक और गॉडस्मिट। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, उल्हेनबेक और गॉडस्मिट। इन्होंने ये सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कक्षा में तो गति करती है, लेकिन कक्षा की गति करने के साथ-साथ यह भी माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसा लट्टू घूमता है ना, वैसे लट्टू के जैसे ही अपने अक्ष पर भी घूमते रहती है। ठीक है, और इस प्रकार के चक्रण के कारण भी उसमें एक कोणीय संवेग उत्पन्न होता है जिसका मान क्वांटीकृत होता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी होती है वह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ तो कक्षा में चक्कर लगाती है, लेकिन उसके साथ-साथ वो अपनी अक्ष में भी घूमती रहती है। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में तो घूम रही है, लेकिन कक्षा में घूमने के साथ-साथ वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो अपने अक्ष पर जब वो लट्टू के समान घूमती है तब उस चक्रण के कारण भी उनमें कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसे हम चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं, जिसका मान भी क्वांटीकृत होता है, अर्थात उसके निश्चित मान होते हैं, जिसका मान होता है s = √s s + 1 h/2π। यहाँ पर जो कैपिटल S है यह कैपिटल S कहलाता है चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग स्मॉल s कहलाता है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, H होता है प्लांक नियतांक। ठीक है, तो अब देखिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर केवल 2 प्रकार से घूम सकता है, अर्थात उसके केवल 2 अभिविन्यास हो सकते हैं, जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा कहते हैं। तो यदि इसकी जो चक्रण है यदि हम उसको घड़ी की सुइयों के आधार पर देखें, यदि वो क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है तो क्लॉकवाइज दिशा में उसके मान को हम कहते हैं +½ +1/2, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमता है, तब हम उसे कहते हैं -½ अर्थात -1/2। तो इस प्रकार चक्रण क्वांटम संख्या के केवल 2 ही मान हो सकते हैं, +½ और -½ तो इस प्रकार से कहा गया कि किसी भी कक्षक में केवल 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अलग-अलग दिशाओं में होता है, +½ और -½ समझ में आया? ये होता है चक्रण क्वांटम संख्या।
चक्रण क्वांटम संख्या एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन ये जो विकिरण जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो हमें प्राप्त होते हैं जब हम इसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो इनमें भी और पतली पतली रेखाओं का समूह पाया जाता है। तो इनकी ये जो पतली रेखाएं हैं इनकी व्याख्या दो वैज्ञानिकों ने की थी, उल्हेनबेक और गॉडस्मिट। उल्हेनबेक और गॉडस्मिट ने ये सुझाव दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह अपनी कक्षा में तो गति करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी लट्टू के समान घूमते रहता है। तो इस प्रकार अपनी लट्टू के समान गति करने के कारण इनमें भी कोणीय संवेग उत्पन्न होता है जिसे चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं, जो कि क्वांटीकृत होता है अर्थात इसके कुछ निश्चित मान होते हैं जिसका मान होता है s इज इक्वल टू रूट ओवर एस एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई। कैपिटल एस होता है चक्रण कोणीय संवेग, एस होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी चुने हुए अक्ष के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन के केवल दो अभिविन्यास हो सकते हैं जिन्हें हम चक्रण क्वांटम संख्या s के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है उसको हम घड़ी की सुइयों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। यदि घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है तब हम उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज चक्रण में s का मान होता है प्लस हाफ प्लस 1/2, और जब वो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमता है तब हम उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसका वैल्यू होता है माइनस हाफ माइनस 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का विपरीत चक्रण होना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। तो आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सभी की समझ में आया है या किसी को इसमें कोई परेशानी है? अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगली क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे एस पी डी और एफ कक्षक की आकृति के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। अफबाउ सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, इन सभी नियमों के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जो भी क्लास हो रही है, जो भी स्लाइड जो मेरे द्वारा बनाया गया है, जो भी मैंने आपको बताया हुआ है, उसकी आप पढ़ाई के दौरान आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। स्क्रीनशॉट लेने का फायदा ये होगा कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ से आपको जो स्टडी मटेरियल है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।